दोस्तों नमस्कार। चुनाव से उम्मीद और आस तो नेताओं को होती है, चुनाव जीतेंगे या हार जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने तरीके का बिल्कुल अलग चुनाव हो चला है। ऐसी स्थिति किसी भी देश में बहुत कम आती है और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो शायद ये पहली बार ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें उम्मीद और आस नेताओं से ज्यादा किसानों से जुड़ी हुई है, प्रवासी मजदूरों से जुड़ी हुई है, छात्रों से जुड़ी हुई है, युवाओं से जुड़ी हुई है। बेरोजगार युवाओं की लंबी कतारें उम्मीद और आस पाले हुए है। हाथों में डिग्रियां हैं लेकिन पीठ पर बेंत और लाठी अगर पड़ती है तो उस दर्द को कौन सहलाएगा। तो क्या वाकई उत्तर प्रदेश का चुनाव जो पहले चरण से निकलते निकलते अब आखिरी दरवाजे तक पहुंच गया है और चंद घंटों के बाद जब वोटिंग शुरू होगी तो क्या वाकई एक तरफ सत्ता है और दूसरी तरफ जनता है? क्या ऐसी परिस्थिति है या फिर जो कुछ भी दिखलाया और बताया गया सत्ता के जरिए, जो पेट भरने का जिक्र था राशन के जरिए, जो घर देने का जिक्र था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जो बिजली के टिमटिमाटी रोशनी जो पहली बार घर घर में जल रही थी, उसकी भी उम्मीद और आस के साथ सत्ता ने क्या वाकई परिस्थितियों को पाला पोसा और बड़ा कर दिया है? या फिर ठीक इसके उलट की परिस्थिति है? यह कैसी परिस्थिति है उत्तर प्रदेश के चुनाव में 7वें चरण के 54 सीटों पर? और संयोग ऐसा है कि जिन 54 सीटों के दायरे में जो 9-10 जिले आते हैं, उन जिलों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को अगर आप पलटना शुरू करेंगे तो एक क्षण के लिए आप कह बैठेंगे, इससे पहले की सरकारों ने क्या किया? तो इस सरकार को लेकर कोई सवाल क्यों करता है? अगला सवाल दूसरी तरफ से आएगा कि पहले की सरकारों को इसीलिए हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो क्या इस दौर में कुछ नहीं हुआ तो इसे रहने दें कि आने वाले 5 साल में इसी के जरिए उम्मीद और आस को पाल लें? ये सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के अक्स तले हमें लगता है पहली बार वह मुद्दे चुनाव में उभर रहे हैं और आखिरी चरण में भी मुद्दे ही उभर रहे हैं जिस दिशा में देखने का प्रयास शायद सत्ता ने नहीं किया। योगी आदित्यनाथ चूक गए, प्रधानमंत्री मोदी चूक गए। वह कटघरे में अखिलेश यादव को खड़ा करते रहे, इस बात को लेकर आंखें मूंद ली गई कि वाकई उत्तर प्रदेश का युवा, बेरोजगार, छात्र, मजदूर, किसान, उनकी परिस्थितियां किस तरीके से परेशानी का सबब उनके घर के भीतर बन गई है और उसकी खामोशी कहीं चुनाव के वक्त किसी उम्मीद और आस को पाले हुए वोटिंग सेंटर तक तो नहीं जाएगी। आखिरी चरण है, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी 54 सीटों का महत्व बहुत होता है। दरअसल इन 54 सीटों के दायरे में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक इतिहास को अगर टटोलिएगा तो आपको समझ में आएगा दरअसल यह मंडल कमंडल के बाद से यह पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा हुआ है। एक ऐसा गढ़ जिसमें आजमगढ़ का जिक्र कीजिएगा तो आजमगढ़ के भीतर में जब मोदी की हवा 2014 में बही तो भी मुलायम सिंह यादव जीते, दूसरी बार फिर जीते अखिलेश यादव जीते, उधर मोदी जीते, और 2017 योगी आदित्यनाथ के हिस्से में इसलिए आ गया क्योंकि वह चुनाव नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे। तो क्या 2022 तक वही उम्मीद और आस उत्तर प्रदेश की जनता में बरकरार है? हमें लगता है आज बहुत सारी परिस्थितियों को समझने की जरूरत उत्तर प्रदेश की उस जमीनी हकीकत के साथ होनी चाहिए जिसका हल्का हल्का एहसास होने लगा है। इन पूरे इलाकों में जो 54 सीटें जिन जगहों पर से आती हैं, उन जगहों से जब आप घूमेंगे तो वो चाहे जौनपुर का इलाका हो, गाजीपुर का इलाका हो, बनारस का इलाका हो, मिर्जापुर का इलाका हो, सोनभद्र का इलाका हो, यहां के छात्र पढ़ने कहीं आते हैं तो वो इलाहाबाद तक पहुंचते हैं और इलाहाबाद में जो डंडे बरसाए गए और जिस तरीके से लाठियां बांधी गई, आज की तारीख में इलाहाबाद के जितने लॉज हैं वो खाली हो गए हैं। खाली इसलिए हो गए, सभी लौट रहे हैं वोट डालने के लिए। सबको पता है कि फ्री में जाना मुश्किल होगा, टिकट कटा के वोट डालने की स्थिति में इलाहाबाद यानी प्रयागराज से निकलकर छात्र जा रहे हैं अपने अपने इलाकों में वोट डालने के लिए, उम्मीद और आस के आसरे ही। उन्हें कहीं ना कहीं चीजों को अपने अनुकूल देखना है और शायद उनके भीतर का गुस्सा उफान पर है, यह भी अब कह सकते हैं। इन जगहों की 54 सीटों पर बीजेपी 29 सीटें जीती जरूर थी पिछली बार, लेकिन उससे पुराना इतिहास
कभी भी किसी भी हालत में ना तो हिंदुत्व के दायरे में बहा, ना ही मंदिर के आगोश में गया, ना ही इस बात का जिक्र हुआ कि भगवा क्या होता है, ना ही कोई सांप्रदायिक लकीर खींच पाई गई। यहां पर अपने तरीके से जातीय समीकरण लगातार रेंगते रहे। इन्हीं जातीय समीकरण को जो बांधने की प्रक्रिया समाजवादी पार्टी ने शुरू की, असल असर उसका इसी पूर्वांचल को लेकर और पूर्वांचल की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को टटोलें। कुछ बातों पर पहले गौर कर लीजिए, क्योंकि एक बड़ा वोट का हिस्सा इस क्षेत्र में छोटे और सीमांत किसान का है। वह छोटा और सीमांत किसान जो अपने बच्चों को किसान बनाना नहीं चाहता है। इनकी तादाद सरकारी फाइलों में तकरीबन 36 लाख है। मसलन आजमगढ़ में तकरीबन 7,60,000, चंदौली में 2,33,000, गाजीपुर में 5,13,000, जौनपुर में 7,65,000 सबसे ज्यादा, मऊ में 2,81,000, भदोही में 2,22,000, मिर्जापुर में 3,51,000, सोनभद्र में 2,05,000, बनारस में 2,31,000। ये छोटे और सीमांत किसान जिनके खाते में 6,000 रुपए पहुंच जाते हैं, तो उम्मीद और आस सत्ता की बनी रही कि हमारे अनुकूल ही वोट रहेगा। इसीलिए जो मुद्दे रेंगते रहे और जो मुद्दे उफान पर सामने उभर कर आते रहे, उसको हमारी रिसर्च टीम ने जब परखना शुरू किया तो उसके जहन में एकाएक कई सवालों ने जन्म ले लिया। क्योंकि एक तरफ राशन का जिक्र था, बिजली का जिक्र था, आवास का जिक्र था, दूसरी तरफ महंगाई का जिक्र था, बेरोजगारी का जिक्र था, प्रवासी मजदूरों के सामने और मुश्किल हालात कैसे आ गए। और इस इलाके में तकरीबन बड़ी तादाद में जो बुनकर परिवार हैं, जो कि सरकारी फाइलों में सिर्फ 2 लाख नजर आते हैं, उनकी तादाद ज्यादा है। उनकी सब्सिडी तक भी इस दौर में कट कर दी गई। उनके भीतर के सवालों पर कोई गौर करेगा। और जब हम आपसे किसानों का जिक्र कर रहे थे तो सरकारी फाइलों को हमने टटोला तो पता चला कि जो अलग अलग 2-2 हजार रुपए पहुंचते हैं, वह तकरीबन 20% लोगों तक नहीं पहुंचे, सरकारी फाइल कहती है। हमारी रिसर्च टीम ने अपने तौर पर पता लगाया कि नहीं, ये 20% नहीं है, ये लगभग 32% है। लेकिन सरकार बताती रही कि हम पैसा देते चले जा रहे हैं और डायरेक्ट पैसा पहुंच रहा है। यह सरकार का एक अपना एनालिसिस अपने तौर पर रहा। यहीं पर सबसे बड़ी गुंडागर्दी का जिक्र हुआ, बाहुबलियों का जिक्र हुआ। लेकिन पहली बार मऊ की सीटों का भी अध्ययन अगर आप करेंगे तो वहां पर कुछ चीजें बहुत साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत को समझना होगा। मऊ का इलाका बाहुबली अंसारी के जरिए जाना जाता है। तो क्या उनका बेटा मऊ में चुनाव लड़ रहा है तो उससे काम भर चल जाएगा? या फिर वह आज से नहीं, बीते 2-3 दशकों से पूरे मऊ की, चाहे वो प्रधान का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो, उसके दायरे में विधायक भी आता है, उसको संचालित करते रहे क्या? और इस बात का शोर खूब मचा क्या? और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अंसारी के बेटे को टिकट नहीं दिया, बल्कि अपने गठबंधन और सहयोगी दल से टिकट दिलवा दिया। यह परिस्थिति भी मानी जा सकती है। लेकिन जरा समझने की कोशिश कीजिए कि मऊ सदर में तो चाहे अब्बास अंसारी लड़ रहे हों जो राजभर की टिकट से साझ है, और बीजेपी के अशोक सिंह है, सवाल यह है वहां पर मुस्लिमों की तादाद 1,77,000 है। 4,77,000 कुल वोट है। हम मऊ का आंकलन जानबूझ के आपके सामने कर रहे हैं, क्योंकि जो जातीय समीकरण होते हैं और जो सामाजिक समीकरण होते हैं, उसके दायरे में जब आप बड़े बड़े मुद्दों का जिक्र करते हैं, डेवलपमेंट का जिक्र करते हैं, सड़क और एक्सप्रेस वे हमने बना दिया, बिजली ले आए, तमाम चीजों का जिक्र करते हैं, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं कर पाते हैं कि पेट कैसे भरेगा। उसको भरने के लिए आपने कोरोना काल को ढाल भी बनाया और यह मैसेज भी दिया, और बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि हां, सरकार ने राहत तो दी है। जाहिर है यह सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां बतलाती है कि सत्ता के अनुकूल एक वोटर का तबका है। लेकिन हम सवालों को बता रहे हैं और सामाजिक समीकरण को समझने की कोशिश सिर्फ कीजिएगा। मऊ सदर में क्यों कब्जा रहा? वहां पर 1,77,000 मुसलमान हैं, 45,000 यादव हैं, 45,000 राजभर हैं। यह पूरा का पूरा हिस्सा चला जाता है, ध्यान दीजिए, तो लगभग 2.5 लाख तक की परिस्थिति में पहुंचा देता है। कुल मिला के 4,77,000। उसके बाद सबसे बड़ी तादाद में वहां पर शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति के लोग, उनकी संख्या लगभग 91,000 है। ठाकुर 18,000 है, ब्राह्मण 6,000 है, कोई मायने रखता नहीं है। उसके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको घोसी की सीट मिलेगी। घोसी की सीट पर भी तकरीबन 4.25 लाख वोटर हैं। उन 4.25 लाख वोटर में सबसे बड़ी तादाद दलितों की है।
1,35,000 दलित हैं जो आज भी उसी गरीबी परिस्थितियों में रहते हैं जिस दौर में एक वक्त कांग्रेस का राज हुआ करता था। उसके बाद तमाम सत्ता आती चली गई, समाजवादी पार्टी आई, बीएसपी आई, फिर समाजवादी पार्टी आई, फिर बीजेपी आई, परिस्थितियों में अंतर नहीं आया। उनके भीतर सवाल इसलिए बड़े हो गए हैं क्योंकि इस दौर में दिल्ली ने उत्तर प्रदेश में आकर जो अलख जगा दी, जो उम्मीद और आस जगा दी, वो उसका दायरा इतना बड़ा था कि इनको लगने लगा कि हमारी गरीबी इस विभत्स स्थिति में है, इस त्रासदीदायक परिस्थितियों में है, तो फिर राजा के समान नेता कैसे रह सकता है। वो हेलीकॉप्टर में घूमता है, वो खुले तौर पर काशी में कॉरिडोर भी बनाता है, अयोध्या में भी चकाचौंध देखी जाती है, दिए जलाए जाते हैं, दिए की बाती से सरसों तेल को समेटते हुए गरीब की स्थितियों को भी लोगों ने देखा। और एक अलग परिस्थिति थी शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, रोजगार को लेकर तमाम सवाल उसके पैरेलल में रेंगते रहे। इसीलिए इन जातियों का जिक्र होता है कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, और यह लोग उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग नहीं समझ पाएंगे कि यह जातियां धीरे धीरे क्लास में कन्वर्ट हो गई है। यह एक ऐसा क्लास में कन्वर्ट हो गई है जो स्टैब्लिश कर गई है। यानी सवाल यह नहीं है कि आप जातियों का नाम बार बार क्यों लेते हैं, सवाल यह है कि उससे निकलने की परिस्थिति में समाज में राजनीति ने कोई काम ही नहीं किया है। और जो कल्पना की जाती थी कि बीजेपी अलग पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर नजर आएगी, वह भी उसी में समा गई और उसी में सियासी लाभ उसने खोजना शुरू कर दिया। कुछ के लिए यह जरूरत थी, कुछ के लिए यह तत्काल में लाभार्थी वाली स्थिति थी। कुछ ने इसके हिसाब से अपने को अनुकूल बना लिया, कुछ इसके अनुकूल ही थे। ये सारी परिस्थितियों में जैसे आप मोहम्मदाबाद गोहना की सीट लीजिए, यहां पर 3,78,000 वोटर हैं, इसमें दलितों की तादाद 1,45,000 है, मुस्लिम 92,000 है। दलित और मुसलमान दोनों मिला लीजिएगा तो तकरीबन 2.25 लाख से ज्यादा वोटर हैं। इनकी आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को क्या सहेजा और संभाला है योगी की सरकार ने, या फिर यह कहें कि इससे पहले की जो सरकार थी उसका जिक्र हम करना शुरू कर दें। हम किस बात का जिक्र करें, चुनाव तो हर 5 साल में होंगे ही, उम्मीद और आस तो हर नेता अपने आप पे रखेगा ही, लेकिन जब आप उम्मीद और आस अपने डेवलपमेंट के अलग अलग आंकड़ों के जरिए बताते हैं और चकाचौंध दिखाने लगते हैं तो लोगों के भीतर सवाल भी बड़े हो जाते हैं। और ये बड़े होते सवाल अब सवाल कर रहे हैं कि आपने जो कहा उसका तो अंश भर भी हमको नहीं मिला। शायद इसीलिए यहां पर राजभर 40,000 है, चौहान 60,000 है, बीजेपी की पूनम सरोज है मैदान में, समाजवादी पार्टी के राजेंद्र कुमार है। क्लियर कट है मसला कि किस दिशा में परिणाम जा सकता है। मधुबन का इलाका में आइए, 3,82,000 वोटर है, दलितों की तादाद 70,000 है, मुस्लिम 22,000 है, कम हो गया मुस्लिम, लेकिन यादव यहां पर 80,000 है, सबसे ज्यादा हो गया। यादव और मुस्लिम मिला दीजिएगा तो 1 लाख वोट ये हो गया। दलित 70,000 है, अब चौहान 24,000 है, ब्राह्मण 16,000 है। ये जब खांचा जब खींचना शुरू कीजिएगा तो क्या यह पूरा का पूरा 2017 की जो परिस्थिति थी वह 2022 में क्या उलट रही है? यह स्थिति इसलिए बड़ी मायने रखती है। हम आपको मिर्जापुर की एक मडियान सीट का जिक्र यहां पर खास तौर से करना चाहते हैं। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी ने भी कैंडिडेट उतार दिया और अपना दल के जो उनके साथ है, जो मां है, जो कमेरावादी अपना दल है, उसने भी अपने कैंडिडेट को उतार दिया, तो वोट जाहिर है बटेगा। लेकिन उतारा क्यों, यह भी एक सवाल होना चाहिए। बीजेपी को लगा हमको फायदा होगा, उन्होंने रमाशंकर पटेल को उतारा, कांग्रेस ने गीता देवी कोल को उतारा है, बीएसपी ने नरेंद्र सिंह कुशवाहा को उतारा है। लेकिन जरा जातियों के समीकरण को देखिए, कुछ और चीजें साफ होंगी। पटेल यहां पर 95,000 है, कोल आदिवासी लगभग 40,000 है, दलित 30,000 है, मुसलमान 14,000 है, सोनकर 10,000 है, नाई यहां पर 6,000 है, गौंड यहां पर 5,000 है, कायस्थ यहां पर 2,000 है, यादव यहां पर 10,000 है, पाल यहां पे 8,000 है, राजपूत यहां पर 6,000 है, ब्राह्मण यहां पर 15,000 है। क्या समझिए आप, जातियों के ताने बाने को मिलाकर कौन सियासत साध सकता है उसकी परीक्षा हो गई यहां पर। तो इस बार 54 सीटों पर इसका आकलन बड़ा जरूरी है कि जो समुदाय के भीतर से कोई बड़ा नेता निकल कर नहीं आया उसको आप कैसे साधेंगे। यह साधने की स्थिति में पहली बार उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा खुले तौर पर सामने आ गया है। अब अगला सवाल जिसका हम जिक्र कर रहे थे, खास तौर से प्रवासी मजदूरों की तादाद इन इलाकों में अच्छी खासी रही जो लौट के वापस आए। हमने 35 लाख छोटे और सीमांत किसानों का जिक्र किया, उसमें से 32% को
किसान सम्मान निधि नहीं मिला। जो हमारी पूरी रिसर्च टीम ने उस पर रिसर्च किया, क्योंकि गवर्नमेंट के ही जो आइडियाज़ होते हैं उसमें होता है कि अगर आप उनकी साइट पर चले जाइए तो उसमें लिखा होता है आप कौन सा राज्य चुन रहे हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में से कौन से गांव में जा रहे हैं, वो सारी चीज़ आप चलते चलाइए, उस गांव की लिस्ट निकालिए और उस गांव के लोगों से। तो ऐसा जो अध्ययन किया गया तो इसमें यह बात एवरेज निकल कर आई कि लगभग 32%, सरकार अपने तौर पर सिर्फ 20% मानती है। उनके भीतर के सवाल भी इन जगहों पर उठते चले गए। लेकिन इसके बावजूद भी जब आप चकाचौंध की एक मोटी लकीर खींचते हैं, मसलन प्रधानमंत्री मोदी, वाराणसी मंडल में 28 सीटें आती हैं, उसमें से बीजेपी ने 15 सीटें जीती, समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें जीती, बीएसपी ने 2 सीटें जीती पिछली बार। लेकिन आज की तारीख में जब आप निकलना शुरू कीजिएगा तो आजमगढ़ का इलाका, जौनपुर का इलाका, चंदौली का इलाका, मिर्जापुर का इलाका, यहां पर लोगों के भीतर जो सवाल है उसमें अखिलेश नहीं है, उसमें सिर्फ बीजेपी की सरकार है। यह कौन सा सवाल है? इसका मतलब है जो उम्मीद और आस सत्ता ने अपने नीतिगत फैसलों के तहत लगाई कि हमने ये काम किया है, वही सवाल जनता के कटघरे में खड़े हैं और वह सवाल उल्टा कर रहे हैं। यानी चाहे अनचाहे यह क्या पहले चरण से चलकर 7वें चरण तक की परिस्थिति में आमने सामने जनता और सत्ता को आमने सामने खड़ा कर दिया है। किसी भी राज्य के चुनाव में ऐसी परिस्थिति आती नहीं है। पॉलिटिकल तौर पर अपने तरीके से यह देखा जाता है कि कौन पॉलिटिकल पार्टी की कौन सा उम्मीदवार है। यह लास्ट फेज में चीजें थोड़ी सी भटकती हुई नजर आ रही है। जहां पर यह एक सवाल हो गया है वहां क्या मायने रखेगा। इस दायरे में हमको लगता है गाजीपुर का भी जिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि गाजीपुर के अलग अलग हिस्सों में जब आप वोटिंग को पैटर्न को देखेंगे, वहां पर 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 2 सीट राजभर ने जीती थी, 2 सीट समाजवादी पार्टी में, अब वो राजभर शिफ्ट हो गए वहां पर। तो वहां की जखनिया सीट हो, सैदपुर सीट हो, जो गाजीपुर की सीट है, जंगीपुर की सीट है, और इसके अलावा जो 2 सीट है जहूराबाद, मोहम्मदाबाद और जमनिया, ये सारी सीटों का जब आप अध्ययन करेंगे तो इसमें कुछ सवाल आपके सामने और निकल कर आएंगे। मसलन अगर आप ध्यान दीजिए तो जो मोहम्मदाबाद की सीट है, इस पे पूर्व एमएलए जो कृष्णानंद राय थे, उनकी पत्नी अलका राय जो है वह चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी से, और पिछली बार भी एमएलए थी और उन्होंने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिकबतुल्ला को हराया था। नया सवाल यह है कि इस इलाके में भूमियारों की तादाद सबसे ज्यादा है, 1 लाख, दलितों की तादाद है 85,000, यादव है 48,000, कुशवाहा है 25,000, राजभर है 7,000, क्षेत्रीय ठाकुर है 6,000। जब हम इनको परखना शुरू करते हैं तो मोहम्मदाबाद की सीट एक टेस्टिंग है। टेस्टिंग इस मामले में क्योंकि वहां पर अलका राय का काम, अलका राय की पहचान, अलका राय की पॉलिटिकल पार्टी, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। लेकिन जैसे ही आप जातीय समीकरण में घुसेंगे और जातीय समीकरण के हिसाब से वोट को बांटना शुरू करेंगे तो इस बार आपको मुश्किल लगने लगेगी। और अगर उसके साथ सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को भी जोड़ देंगे तो नया सवाल आपके जहन में आएगा कि जो सरकार कह रही है या जो मुद्दे पॉलिटिकल पार्टी उठाते हैं उसके सरोकार जनता के साथ हो नहीं पा रहे हैं। और यही परिस्थिति शायद इस बार बनारस में भी नजर आए। बनारस की 8 सीटों पर भी यह सवाल खड़े हो सकते हैं। शहर की सीट छोड़ दीजिए, जो कैंट का इलाका है, उत्तर और दक्षिण का इलाका है, उससे बाहर निकलते ही चीजें डगमगाने लगती हैं। और बनारस की यह परिस्थिति शायद दिल्ली तक संदेश देने के लिए काफी होगी। वहाँ पर जो हमारी रिसर्च टीम ने काम किया वो इस मामले में बड़ा शानदार काम भी हुआ है और बड़े शानदार तरीके से कई चीज़ें नए तरीके से उभर कर आई है कि जो रोहनिया का इलाका है, शिवपुर का इलाका है, पिंडरा का इलाका है, जगरा का इलाका है और सेवापुरी का इलाका है। हम वाराणसी दक्षिण की अलग वजह है जहाँ पर बीजेपी मुश्किल हालात में है क्योंकि उनके एमएलए तो आए ही नहीं, वो मंत्री बन गए तो उस दिशा में आया नहीं। लोगों के आक्रोश था तो एक महंत को ही उतार दिया जो महामृत्युंजय मंदिर से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी ने उसी को उतार दिया और अब सांसें फूल रही हैं वहां पर बीजेपी की। ये बड़ी बात होगी कि काशी विश्वनाथ मंदिर में, जिसका जिक्र हमने इससे पहले भी किया था, उस इलाके में अगर बीजेपी हार जाए। लेकिन हमको लगता है उससे बाहर निकलिए। जो प्रधानमंत्री ने अपने तौर पर जो भी पॉलिसी बनाई और जो भी वेलफेयर के तौर पर मिशन लेकर काम करते रहे, उसके दायरे में वहां के लोग जो हैं उनको तो लाभ होना चाहिए था, तो उनके भीतर क्यों सवाल है। मसलन 40,000 राजभर रोहनिया की सीट पर, दलितों की संख्या 30,000, पटेल 70,000, मुस्लिम 22,000, मौर्य 20,000, यादव 20,000,
इनके भीतर के सवालों का जवाब कोई भी योजना नहीं दे पाती है। शिवपुरी में भी जैसे ही आप आते हैं, यादव वोट तो आप मान लेंगे एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन दलित 60,000, उसका आप क्या करेंगे? राजभर 40,000 है, वहां पर वैश्य है, मौर्य है, पटेल है, लगभग 25-25 हजार की मौजूदगी है। ये कौन सा मैसेज देती है? ये सारी चीजें इसलिए मायने रखती है, और उत्तर प्रदेश इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि हमारे यहां जो योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं के दायरे में अक्सर आखिरी छोर तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, जिसका जिक्र बीजेपी बार बार करती है। और आखिरी छोर का मतलब यह होता है जो सबसे गरीब होगा, जो पिछड़ा तबका होगा, जो मुख्यधारा से जुड़ नहीं पा रहा होगा, उसी के लिए योजनाएं और सब्सिडी का ऐलान होता है। और उन्हीं जातियों के भीतर अगर सत्ता को लेकर सवाल लगातार पैदा होने लगे, तो एक सवाल यह भी है कि क्या 2017 में इन तमाम लोगों ने बहुत उम्मीद पाल ली थी, इनको बहुत आस थी, और 2022 में उम्मीद और आस नहीं है क्या? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि योजनाओं का ऐलान केंद्र सरकार ने बड़ी तादाद में किया, और बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है वह शिफ्ट हो जाता है उन्हीं योजनाओं को लेकर। लेकिन उन योजनाओं के समानांतर सरकार ने जो प्रचार पे पैसा लगाया, उस प्रचार में आप 4 साल तक तो खपा सकते हैं, 5वें साल और इलेक्शन ईयर में जनता सवाल करने लगती है। और जनता के सवाल पहली बार जो उभर कर आ रहे हैं, वो इलाहाबाद से अपने अपने गांव और घरों में लौटते हुए छात्रों को देखकर समझा जा सकता है, किसानों के भीतर उठते सवालों को देखकर समझा जा सकता है, प्रवासी मजदूरों के हिस्से में भी जो चीजें आ रही हैं उसको, और तो और मनरेगा से जुड़े किसान जो इस पूरे इलाके में हैं, जिनको 100 दिन काम मिला, उनकी संख्या जो है सिर्फ 7% है। 7%, 93% अलग है। और अगर आप 50 दिन भी काम दे पाते हैं तो उसके दायरे में भी सिर्फ 11% है। जिनको 25 दिन काम मिला उनकी तादाद 70% है। तो अब आप कल्पना कीजिए, जो सिर्फ मनरेगा पर निर्भर है, जो प्रवासी मजदूर सरकार की राहत और रियायत पर निर्भर है, जो अलग अलग योजनाओं पर निर्भर था, उनकी कौन सी मानसिकता इस दौर में होगी और वह किस उम्मीद और आस को पालेंगे? ऐसा लगता है कि 2017 में जो भी चीजें परोसी गई या जो भी उम्मीद बांध ली गई, क्योंकि एक निराशा का भाव अखिलेश और मायावती के कालखंड को लेकर उत्तर प्रदेश में था, इससे कतई इनकार नहीं है। और उम्मीद और आस बीजेपी को लेकर बहुत ज्यादा थी, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ही कैंडिडेट थे 2017 में घूमते हुए। लेकिन 2022 में प्रधानमंत्री एक प्रचारक के तौर पर है। यहां की परिस्थिति ने झटके में चीजें रिवर्स कर दी हैं, और अब उन सवालों को जन्म दे दिया है कि अंतर क्या है। इसीलिए जब सरकार ने अपने तौर पर अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा करना चाहा, तो वो चाहती थी कि सारे मुद्दे 2012 से 2017 को लेकर ही बहस का हिस्सा बने। लेकिन इस पूर्वांचल में जहां पर हर क्षण तो बहस और मुहाइस में ही बीत जाता है, हर चाय की दुकान, नुक्कड़, कहीं पान दुकान, कहीं भी हो, लोग दिन रात चर्चा ही करते हैं। रात के 12 बज जाए, 2 बज जाए, चर्चा ही होती रहती है। यह दिल्ली की फितरत नहीं है, यह लखनऊ की फितरत भी उस तरीके से नहीं है जो पूर्वांचल की फितरत है। इसीलिए वहां ककहरा सियासत का भी बच्चा पढ़ लेता है, और आने वाले वक्त में उम्मीद और आस भी बहुत जल्दी पाल लेता है। 2017 की उम्मीद और आस शिफ्ट हो गई है क्या? यह सवाल इन 54 सीटों को लेकर बहुत बड़ा हो चला है। इसमें हमको लगता है एक आखिरी हिस्से में जिक्र आपसे जरूर करना चाहिए। चंदौली का इलाका जो है, मुगलसराय सीट का नाम बदला नहीं है, मुगलसराय ही है, अभी देखना होगा कब तक बदलते हैं। लेकिन यहां पर जो मौजूदगी है वो ओबीसी 80,000 है, मुस्लिम भी 80,000 है, दलित भी 60,000 है। अगर आप सवर्ण वोट में आइएगा तो वह भी लगभग 90,000 है। अलग अलग हिस्सों में बांटी है। ब्राह्मण जैसे 35,000 है, ठाकुर 32,000 है, वैश्य लगभग 22-23,000 है। यानी अगर 4 हिस्सों में भी बांटते हैं, एक तरफ आप मुस्लिम, दूसरी तरफ दलित, तीसरी तरफ ओबीसी, चौथी तरफ सवर्ण, इसके आश्रय भी बांटते हैं, तो अगला सवाल आपके जहन में आएगा कि पिछली बार यहां से बीजेपी की साधना सिंह जीती थी, इस बार बीजेपी ने रमेश जायसवाल को टिकट दे दिया, चंद्रशेखर यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से, बीएसपी की तरफ से इरशाद अहमद है। समीकरण क्या बतलाते हैं? अगर अनुकूल योजनाएं नहीं हो पाई, राहत नहीं मिल पाई, परेशानियों का सबब बरकरार रहा, तो फिर मैसेज क्या है? शायद इसीलिए भारत की राजनीति में जातीय समीकरण उसी चक्रव्यूह को गोल गोल घुमाकर 360 डिग्री में घूमते घूमते आ जाते हैं। कभी वो 180 डिग्री में नजर आते हैं, कभी 90 डिग्री में नजर आते हैं, और अब 360 डिग्री में परिस्थिति फिर से गोल घूमकर वहीं खड़ी हो गई। यानी जो सवाल
ओबीसी के भीतर जो सवाल, दलितों के भीतर जो सवाल, मुस्लिमों के भीतर, इन 3 सवालों के साथ साथ देश की आर्थिक परिस्थिति ने ब्राह्मणों को भी गरीब कर दिया। ठाकुर भी बहुत रईस नहीं रहे। एक ऐसी परिस्थिति आकर टिक गई जहां सवाल हर किसी के पास था, लेकिन सत्ता अगर हमारी जाति के साथ जुड़ जाएगी तो हमें कुछ लाभ मिल जाएगा। इस सवाल ने उत्तर प्रदेश को नए तरीके से जागृत भी किया और उम्मीद और आस भी जगा दी। शायद इसीलिए आखिरी चरण में, आखिरी दौर में, आखिरी आकलन बहुत साफ तौर पर 3 लकीरों को खींचता है। पहली लकीर, दिल्ली का असर योगी के लिए परेशानी करने वाला है। दूसरा असर, योगी का ठाकुर में तब्दील होना दिल्ली के लिए परेशानी करने वाला है। तीसरी परिस्थिति, जो उम्मीद और आस 2017 में जगी थी, 2022 आते आते अगर उसकी बत्ती गुम हो चली है तो फिर यह मुश्किल सवाल योगी के लिए भी है और मोदी के लिए भी है। देखिए, हमने कहीं भी जिक्र अखिलेश का नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि अखिलेश चुनाव जनता के पीठ के पीछे खड़े होकर लड़ रहे हैं। यहां जनता को वो लगातार आगे करना चाह रहे हैं और ये उनकी रणनीति का भी हिस्सा था और इस रणनीति को अपनाने की उनके सामने मजबूरी भी थी। और शायद इसीलिए यह चुनाव परिणाम भारत की राजनीति पर असर डालने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत पर तो असर डाले ना डालें, लेकिन भारत की राजनीति पर असर डालने वाले हैं और इसके जरिए आने वाले वक्त में कमोवेश हर चुनाव को लेकर नए समीकरण जो उत्तर प्रदेश को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक प्रयोग किए गए, उसमें आप परिवर्तन भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी इंतजार कीजिए, कल वोटिंग है और वोटिंग के बाद की परिस्थिति आपके सामने आने लगेगी। हम भी लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।